हेलो एवरीवन, देन आपके जीके जीएस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे था। तो हरदयाल जो थे वो एक महान बुद्धिजीवी थे। उनका संबंध आपका किस आंदोलन से हुआ करता था। तो उनका संबंध जो गदर आंदोलन से यानी गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने की थी। तो इनका पूरा नाम लाला हरदयाल हो गया। इन्होंने ये किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो गदर आंदोलन से बिलोंग करते हैं। देन इसकी डिटेल वीडियो मैं इसके लास्ट में बताऊंगा और प्रीवियस वीडियो आप देख चुके होंगे। देन सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका एक है। तो ये किसने कहा था, तो भगत सिंह, सरदार भगत सिंह ने ये आपका वाक्य उनके मुंह के द्वारा निकला था। देन आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य महोत्सव यानी सूर्य फेस्टिवल जो है निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है या किस शहर में मनाया जाता है। तो तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आपका सूर्य महोत्सव मनाया जाता है, यानी सूर्य फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। देन आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो यहाँ पे आपका सिक्किम का भी लगता है, पश्चिम बंगाल का भी लगता है, उत्तराखंड का भी लगता है, बट एक ऐसा राज्य असम है जिसकी सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। देन आपके फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है उसे, यानी जो आपका जेली टाइप का भरा होता है पदार्थ नुमा मटेरियल नुमा, उसे क्या कहा जाता है, तो कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। देन आपका छठे नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि फोर्ट सेंट लुइस एक डॉट डॉट किला था जो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित था। तो फ्रेंच द्वारा आपका फोर्ट सेंट लुइस जो था एक फ्रेंच किला था, फ्रांसीसियों द्वारा आपका जो निर्मित किया गया किला था वो आपका फ्रेंच किला था जो ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित था। देन आपका सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग डॉट डॉट का प्रतीक है। तो भूटान का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें केसरिया तथा नारंगी रंग जो है वो किसका प्रतीक माना जाता है, तो धर्म साधना का प्रतीक माना जाता है। देन आठवें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि स्थलाकृत मानचित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है। तो स्थलाकृत मानचित्रों में जो मानचित्र बनाए जाते हैं उनमें जैसे ट्रेन की लाइनों हो गई, टेलीफोन की जो लाइनें बिछी हुई होती हैं उनको किस लाइनों से दर्शाया जाता है हमेशा, तो ये आपका नोट पॉइंट होगा, यानी काले लाइनों से उन्हें हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनको प्रदर्शित किस रंग से किया जाता है, तो हमेशा काले रंग से किया जाता है। उसके बाद नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। तो इनमें से बताना है कौन सा सबसे भारत का ऊंचा हिल स्टेशन है। तो वो हो जाएगा लद्दाख में स्थित लेह जो हिल स्टेशन है वो भारत का सबसे ऊंचा आपका हिल स्टेशन है। उसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, उसके बाद हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन इन सारे क्वेश्चंस का। नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1951 में की गई थी। तो 10th क्वेश्चन जैसा कि आपके बीएसएफ का जो एग्जाम होता है तो उसमें कितने 10 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के रहते हैं, 10 इंग्लिश के रहते हैं। देन आते हैं हम एक्सप्लेनेशन पे। तो पहला क्वेश्चन आपका, पहले क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से है कि लाला हरदयाल गदर आंदोलन से संबंधित थे और 1913 ईस्वी में सोहन सिंह द्वारा हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई और इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक एक सामूहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। इसी कारण इस संगठन का नाम गदर पार्टी भी रखा गया था। तो जब इनका प्रकाशन सामूहिक पत्रिका प्रकाशित की गई थी, कौन से नाम से, गदर नाम से प्रकाशित की गई थी, इसी कारण इस पार्टी का नाम गदर पार्टी के नाम पे रख दिया गया था। उसके बाद इस संगठन ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर के युगांतर आश्रम से कार्य करना शुरू किया और गदर पार्टी ने पत्रिका गदर का भी प्रकाशन वहीं से शुरू कर दिया था। यह पत्रिका उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती इन सारी भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। देन आते हैं सेकंड नंबर के एक्सप्लेनेशन पे। वो क्या कहता है कि भगत सिंह, यानी जो आपने वाक्य था उनका अभी पढ़ा था हमने, वो किसने दिया था, भगत सिंह जी ने दिया था। तो भगत सिंह सितंबर 1907 से 1923 मार्च, यानी सितंबर 1923 से 1907 से 1923 मार्च 1931 तक भारत के एक मुख्य स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे और दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंककर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह को बुलंदी प्रदान की थी। उन्होंने ही
कथन दिया था, उस टाइम पे उन्होंने यह कथन दिया था। उसके बाद जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन है कि सूर्य महोत्सव जो है वो पोंगल नामक पर्व मनाया जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम शहर में मनाया जाता है सूर्य महोत्सव आपका। तो सूर्य महोत्सव में पोंगल नामक पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की आराधना और पशुधन पूजन का विशेष महत्व है। खासतौर पर यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व का संबंध फसलों से है। यह त्यौहार तिरुवनंतपुरम के अटक्कल स्थित भगवती मंदिर में हर साल मनाया जाता है। देन आपका फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन था असम, इसका था कि कौन सा जो है वो नेपाल बॉर्डर से सीमा साझा नहीं करता है। तो आपका कौन सा राइट आंसर था? तो असम जो राज्य था वो आपका सीमा साझा नहीं करता है। तो भारत के उत्तराखंड हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, सिक्किम हो गए, पश्चिम बंगाल हो गए व बिहार राज्य की सीमा जो है नेपाल से लगती है। तो आपको ये भी नोट पॉइंट रखना है कि नेपाल से कौन कौन से राज्य हैं जो जिनकी सीमा लगती है। तो उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा सिक्किम, चौथा पश्चिम बंगाल व बिहार राज्य हो गए, और ये आपके हो गए। और असम की जो है वो सीमा नहीं लगती। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है जहाँ प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है। तो ये भी आपका नोट पॉइंट बनता है कि पशुपतिनाथ मंदिर आपका नेपाल में सिचुएटेड है और नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और जो आपका सार्क का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो भी काठमांडू में स्थित है। उसके बाद भारत का असम राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। और हाल ही में आपका पेट का एग्जाम हुआ था। तो पेट के एग्जाम में आपके 15 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा? तो माजुली द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो पेट के एग्जाम में अभी क्वेश्चन आया था जल्दी ही 15 अक्टूबर को जो पेपर लगा था। उसके बाद आते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन कि केंद्रक कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। जो केंद्रक होता है वो कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। उसका दूसरा पॉइंट है कि कोशिकांग ऐसे घटक हैं जो कोशिकाओं को बनाते हैं। कोशिकांगों की उपस्थिति के कारण आगे ही कोशिका जीवित रह सकती है और अपनी सभी गतिविधियां कर सकती है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, गोल्जी उपकरण, कोशिका भित्ति आदि कोशिकांग कहलाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिकाओं की सामग्री को उनके परिवेश से अलग करती है और इसे चयनात्मक पारगम झिल्ली कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पानी, आयनों और प्रोटीन से बना एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। यह एक कोशिका झिल्ली में घिरा होता है। साइटोप्लाज्म कोशिका के केंद्र को घेरे रहता है। तो इतना डिस्कस आपका था। जो आपकी कोशिका भित्ति जो कोशिका द्रव्य होता है वो भरा रहता है, उसके बारे में इतना जो डिटेल्ड में इतना डिटेल्ड में मैंने बताया आपको। उसके बाद 6 नंबर का एक्सप्लेनेशन कि फोर्ट लुइस किला जो था वो आपके फ्रेंच लोगों ने बनवाया था। तो फ्रेंच किला था, उसका नाम फ्रेंच किला था। तो फोर्ट लुइस या फोर्ट सेंट लुइस एक फ्रांसीसी किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पौंडीचेरी में स्थित हुआ करता था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि किला 1701 के आसपास फ्रेंकोइस मार्टिन द्वारा बनाया गया था या बनवाया गया था 1701 में। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। उसके बाद इसका निर्माण 1706 में पूरा हुआ था, यानी 1701 से इसका निर्माण शुभारंभ हुआ था। और कब पूरा जाके हुआ था? 1706 ईस्वी में इसका आपका निर्माण हुआ, तो जो पूरा हुआ था। उसके बाद 1761 में इसे अंग्रेजों ने नष्ट भी कर दिया था। 1761 में इसका विनाश भी हो गया था। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है कि भूटान ने यह ध्वज 1972 में स्वीकार किया था। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक धर्म साधना है। तो अभी बताया था ना कि वहाँ पे जो केसरिया और जो रंग है वो किसका प्रतीक है? धर्म साधना का प्रतीक है। और ये कब स्वीकार किया गया था? तो वर्ष 1972 में इसे स्वीकार किया गया था और भूटान की राजधानी थिम्पू है। उसके बाद आते हैं 8 नंबर का आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है? तो काला रंग, तो काला रंग जो है वो रेलवे लाइनों के लिए और टेलीफोन लाइनों के लिए यूज किया जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, याद रखना हमेशा। पीला रंग किसके लिए यूज किया जाता है? पठारों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो प्लेट्यू होते हैं, पठारी क्षेत्र होते हैं, पठारी इलाके होते हैं इंडिया में, उनको डिनोट करने के लिए हम पीले रंग का यूज करते हैं। और लाल रंग किसे बताता है? तो खतरे का निशान बताता है लाल रंग। नीला रंग किसे बताता है? तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार नीला रंग बैल, पौरुष और वीर भाव का प्रतीक है। समुद्र व सरिताओं को भी यह दर्शाता है, यानी जल जो होता है नीले टाइप का होता है, तो नीले रंग से हम इसको भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद 9th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो, यानी पहला पॉइंट दिया गया कि लेह कश्मीर यानी जो सबसे बड़ी जो ऊंची हिल स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर, वो
लद्दाख के लेह में सिचुएटेड है। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेह कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र का मुख्यालय, भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन भी इसे कहा जाता है। उसके बाद और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यह हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है। कौन सा लेह जो है वो काराकोरम तथा काराकोरम हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में अवस्थित है। और इसके पर्यटक आकर्षणों में शांति स्तूप, लेह पैलेस, नामग्याल हिल और कई बौद्ध मठ इसमें भी शामिल हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पौनमुडी को केरल के कश्मीर यानी पौनमुडी को केरल के कश्मीर के रूप में भी जाना जाता है। भारत में केरल के त्रिवेंद्रम जिले के पेरिंगमाला ग्राम पंचायत में एक हिल स्टेशन है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मनाली भारत के उत्तरी हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च ऊंचाई वाला हिमालयी रिजॉर्ट शहर है। और जितना पॉइंट मैं इसमें करवा रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसे एक बार पूरा फुल वॉच करके जाना। और जोगीमट्टी भारत के कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन और वन अभ्यारण्य है। उसके बाद अगला पॉइंट है जो यानी 10th नंबर का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहलाता है, तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI यानी NRAI की स्थापना 1951 में शूटिंग खेलों को भारत में लोकप्रिय बनाना तथा बढ़ावा देने के लिए हुई थी। किसकी स्थापना, तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI की स्थापना 1951 में की गई थी। उसके बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष GB मावलंकर ने एसोसिएशन की स्थापना की और NRAI के पहले अध्यक्ष थे यानी आपके GB मावलंकर जी, यानी जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे वो ही खुद सबसे पहले अध्यक्ष किसके हुए थे, तो नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष ये भी थे। कौन से, तो GB मावलंकर जी खुद ही थे। और उसके बाद श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, श्री YV चौहान और श्री GS ढिल्लो, जोगिंदर सिंह आदि इसमें भी शामिल है। उसके बाद वो धीरे धीरे होते चले गए। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि NRAI भारत में निशानेबाजी के खेल को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सालाना 5 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। दिन यहाँ पे आगे आते हैं आयोजित करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता NCCC यानी NCC राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियन प्रतियोगिता। उसके बाद ऑल इंडिया GB मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप, इस अलग पॉइंट है इसमें। उसके बाद अगला है कि सरदार सज्जन सिंह सेठी मेमोरियल मास्टर्स शूटिंग चैंपियनशिप, ये भी आपका चैंपियनशिप उसी में आती है। और कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप, ये भी आपका उसी में आती है। देन आपका अगला पॉइंट है कि ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप। ये कुछ आपके जो निशानेबाजी की जो हैं वो आपका ये है नहीं, जो ऐसे NRAI है उसी टाइप के रिलेट करके ये भी कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं। देन कैसे लगी आपको ये वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड 10 क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी दिलवा दे रहा हूँ। इसकी PDF इन सारी जो आपके पेज हैं इनकी PDF में अपने टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0 पर मैं अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप उसे फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी हमेशा और धीरे धीरे हम आगे भी तैयारी प्रॉपर प्रोग्रेस रखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।